हम लोग शुरू करने जा रहे हैं कलर कोड फॉर द कार्बन रेसिस्टर। ये क्या होता है हम आपको पूरे इस वीडियो में आपको जानकारी देंगे। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर आता है। देखिए बेसिक इसको बोला जाता है कलर कोड इज यूज्ड टू इंडिकेट द वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ ए कार्बन रेसिस्टर एंड इट्स परसेंटेज एक्यूरेसी। हमें मेनली ये समझना होता है जैसे कि कोड का क्या मीनिंग होता है, हम आपको ये बताना चाहते हैं। कोड हमें बताता है कि इस कार्बन रेसिस्टर का क्या वैल्यू है। मेनली आपने कई सारे डिवाइस में देखा होगा कि कार्बन रेसिस्टेंस एक्चुअली होता कैसा है और इस कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अलग अलग कलर अलग अलग वैल्यू शो करता है। तो आइए देखते हैं कि ये एक्चुअली होता कैसे है। तो आइए हम आपको ले चलते हैं। यहाँ आप देखिएगा कि यहाँ पे हम मेनली आगे बढ़ते हैं और रेसिस्टर्स कलर कोड को हम यहाँ पे देखेंगे कुछ इस तरीके से। आपने एक्चुअली देखा होगा कि कुछ इस तरीके का डिवाइस आपके कई सारे इंस्ट्रूमेंट में छोटे छोटे दिखाई देते होंगे। देखिए इसमें क्या होता है कि हम इस वाले लाइन को, जैसे ये पहला यहाँ पे कलर दिखाया गया है और फर्स्ट डिजिट लिखा गया है। वास्तव में हम इसे बताना चाहते हैं कि हम इसको एक्चुअली बोलते हैं, इसको हम बोलेंगे फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर। क्या बोलेंगे हम इसको? फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर। अगर हम दूसरे यहाँ पे इस कोड की बात करें तो यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे हम लेंगे सेकेंड सिग्निफिकेंट फिगर। इसी तरीके से ये थर्ड वाला कलर है, हम इसको ले लेंगे। इसको बोलते हैं डेसिमल मल्टीप्लायर। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? डेसिमल मल्टीप्लायर। और जो लास्ट का होता है जिसको यहाँ देखेंगे आप ब्लैक में दिया गया है, हम इसको बोलते हैं टॉलरेंस। क्या बोलेंगे? अब देखिए इतना अगर आप समझ गए तो आप ये समझिए यहाँ पे हमें इस वैल्यू को ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसा है कि पेपर में ये चीजें दिया नहीं जाएगा, लेकिन आप इसको याद रख सकते हैं। ये भी हम आपको इस वीडियो में ट्रिक जरूर बताएंगे कि इसको हम याद कैसे रख सकते हैं। देखिए जैसे कि ब्लैक कलर का ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो और ग्रीन, ब्लू, वायलेट और ग्रे, व्हाइट, गोल्ड, सिल्वर एंड कोई कलर अगर नहीं समझ में आ रहा है, नहीं दिया हो, इसका डिजिट में इस तरीके से वैल्यू है 0 1 2 3 4 5 6 8 9 तक ही इसका वैल्यू है। साथ में गोल्ड का यहाँ पे देखिए माइनस में लिखा हुआ वैल्यू है। साथ में बता दें इनका जो मल्टीप्लायर होता है, जो कि ये तीसरा काम होता है डेसिमल मल्टीप्लायर, वो इस तरीके से पावर में दिया गया है। जैसे ये 0 10 टू द पावर 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से गोल्ड तक, व्हाइट कलर तक 10 टू द पावर 9 है। और इसमें हमें क्या करना है? 5% ये परसेंटेज होता है, 10% और 20% इसमें प्लस माइनस के ऐड करके हम चलेंगे। अब डिपेंड करता है इन कलर का डिजिट किस तरीके से रखा गया है। हो सकता है फर्स्ट कलर में आपको ब्लैक दिया जाए, सेकंड में हो सकता है पहले में ब्लैक नहीं, पहले में ग्रीन दे दे, और सेकंड जो डिजिट है वहां पे आपका कोई भी कलर वैलेट आ जाए, और उस तरीके से थर्ड पे कोई कलर आ जाए, रेड आ जाए, और फोर्थ पे सिल्वर आ जाए। तो आप इसको कैसे आंसर दीजिएगा, हम लोग इस वीडियो में ये सीखेंगे। मेनली इस कोड को आपको अच्छे से समझ में आया होगा। उम्मीद करते हैं ये आप समझ गए होंगे कि एक्चुअली ये हो क्या रहा है। अब इसका आंसर कैसे देते हैं ये हमारे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट वर्क है। देखिए हम यहाँ पे समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक एग्जाम्पल है, और एग्जाम्पल है जैसे कि हमारे पास लिख के आएगा रेड 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 और सिल्वर। ये कोड हमें लिख के आ गया, जैसे कि यहाँ पे इस तरीके से दिया जाए रेड 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 और सिल्वर। तो देखिए रेड और रेड का इसको कैसे लिखा जाता है हम ये आपको बताना चाहते हैं। बहुत सिंपल सा है, बहुत मुश्किल नहीं है। आप कंसंट्रेशन बना के देखते रहिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। यहाँ रेड का पहले देखिए रेड के सामने 2 लिखा है, तो पहला डिजिट हमारा
हो गया 2। फिर हम देखेंगे दूसरा डिजिट भी 2 ही है, तो हम इसे 2 लिख देंगे। लेकिन तीसरा डिजिट रेड है, अब हमें डेसिमल पहला डिजिट और फर्स्ट सिग्निफिकेंट सेकंड सिग्निफिकेंट को लिखने के बाद हम मल्टीप्लाई लगाते हैं, और साथ में यहाँ देखिए डेसिमल मल्टीप्लायर। अब यहाँ देखिए यहाँ पे आगे मल्टीप्लायर हमारे पास है, और साथ में ये किस चीज का है, रेड का ही है। तीसरा रेड का है, तो हम रेड के सामने वाला मल्टीप्लायर देखेंगे 10 टू द पावर 2। ये तो ओम इसका रेसिस्टेंस हो गया, और साथ में हमें ये कौन सा सिल्वर दिया गया है, तो देखिए इसमें कौन सा आ रहा है, तो ये 10% में आ रहा है, तो हम क्या करेंगे प्लस माइनस 10% यहाँ पे आंसर कर देंगे। तो यही हमारा यहाँ पे इस कोड का आंसर हुआ। और ऐसा रेसिस्टेंस अगर हम देखेंगे जिसके लाइनिंग कुछ इस तरीके से दिया रहा है, रेड 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 और सिल्वर, तो हम इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं उसका रेसिस्टेंस। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, अगर हम बात करें, हमने कहा था कि हम इसमें आपको ऐसा ट्रिक बताएंगे जिससे आप याद रख सकते हैं इसे कि ये वैल्यू किस तरीके से आता है। यहाँ पे जो वैल्यू हमने लिया है, जैसे हम बता दें आपका जो ये वैल्यू है 0 1 2 3 4 5 6, अगर ये आपको पता है तो साथ में आपको मल्टीप्लायर भी जरूर पता है। और 3 कलर अलग से हमें याद रखना है, गोल्ड और सिल्वर, और एक नॉन अगर नहीं दिया रहे, कुछ भी नॉन लिख दे या 4th कलर लिख दे, तो हम इसको इस तरीके से यूज करते हैं। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन इसको एक एग्जांपल लेते हैं और आपको बताते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे दिया गया है येलो, वायलेट, ब्राउन और गोल्ड यहाँ पे लगा दिया गया। अगर इस कोड को हमें तैयार करना है तो कैसे करेंगे, देखिए मेनली है कि हमें क्या करना है, हमें देखना है येलो का। तो येलो का आप देखिए इस पेज पे येलो का कितना है, 4 है, और साथ में आप वॉयलेट का भी देख लीजिए दूसरा सिग्निफिकेंट, तो वॉयलेट का कितना है, यहाँ देखिए वॉयलेट का है 7। तो हमारा जो यहाँ पे वैल्यू लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा 47 इंटू, अब ब्राउन में जाएंगे हम लोग और ब्राउन का देखेंगे वैल्यू कितना है। तो यहाँ देखिए ब्राउन कहाँ पे है, तो ये रहा ऑरेंज ब्राउन, यहाँ 10 टू द पावर 1 कितना है, 10 टू द पावर 1, ब्राउन के सामने हमारा 10 टू द पावर 1 आ रहा है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे 10 टू द पावर 1, ये ओम हमारा रेसिस्टेंस हो गया। लेकिन इसमें प्लस माइनस हमें करना है, और वो है गोल्ड का। तो गोल्ड का हमने बताया है और पहले से ही गिवन है, देखिए गोल्ड का कितना दिया गया है, गोल्ड का 5% दिया गया है, तो हम यहाँ पे 5% यहाँ पे लिख देंगे। तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया। और नेक्स्ट की बात करें हम थर्ड पॉइंट की, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक और हम 2 या 3 एग्जांपल लेके आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आप इसे समझ जाएं। जैसे ग्रीन है, वॉयलेट है, रेड और नॉन लगा दिया जाए, अननोन भी लिख सकता है, नॉन भी लिख सकता है। तो आइए हम देखते हैं इनका वैल्यू कितना है। हमें पता है ग्रीन का, हमें पता है कि हम 5, ग्रीन 5 पे आता है पहला सिग्निफिकेंट, दूसरा वैलेट है वो 7 अभी ऊपर लिए थे, और इनटू रेड का हमें पता है जो पहले क्वेश्चन में लिखा था 10 टू द पावर 2, ये हो गया ओम रेसिस्टेंस। और इसमें जो है नॉन है, तो इसका मतलब 20% हम इसमें ऐड कर देंगे, प्लस माइनस कर देंगे, ऐड नहीं प्लस माइनस दोनों ही हो सकता है। ठीक है, अब देखिए हमें यहाँ पे याद करना है, रटने के लिए हम कौन सा तरीका अपनाते हैं वो हम आपको बताना चाहते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक लाइन बनाते हैं और लिखते हैं सभी वैल्यू को और समझाते हैं। जैसे हर एक डिजिट का पहला लेटर, यानी कि हर कलर का एक पहला लेटर, जैसे ब्राउन का बी, ब्लैक का बी, ब्राउन का बी, रेड का आर, ऑरेंज का ओ, तो हम इसको इस तरीके से आपको यहाँ दिखा रहे हैं। देखिए जैसे कि वॉयलेट का बी हमने रखा यहाँ पे, और फिर नेक्स्ट बी, रेड का ओ, और रेड का आर, ऑरेंज का ओ, येलो का वाई, फिर ऑफ कर दे रहे हैं और एक दोहा लिखना चाहते हैं हम, ग्रेट ब्रिटेन had very good wife। ठीक है, अब देखिए इसको याद रखिए, वीवी रॉय ऑफ ए ग्रेट ब्रिटेन हैड वेरी गुड वाइफ।
अगर आप इस तरीके से इसको याद रखते हैं तो आपको नंबर भी कैसे याद है, जैसे सबसे पहला जो आता है वो कौन सा पॉइंट होता है, पहला क्या होता है, तो ब्लैक होता है। ब्लैक का वैल्यू 0, ब्राउन का 1, रेड का 2, ऑरेंज का 3, येलो का 4। ये याद हो गया आपको। अब ग्रेट यानी ग्रीन, ग्रीन से यहाँ से शुरू करेंगे 5, ब्रिटेन यानी ब्राउन यानी 6, हैड वेरी वेलेट यानी 7, और यहाँ पे आ जाएगा आपको क्या है ये, जी से हमने आपको क्या बताया था, तो ग्रे। और ग्रे का क्या होता है कि 8 आएगा वैल्यू, और लास्ट में होता है व्हाइट यानी कि वाइफ वाला जो हमने लिया है तो वो हो गया 9। तो उम्मीद करते हैं आपको याद रहेगा किस तरीके से वीवी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड वेरी गुड वाइफ। अब यहाँ से देखिए हमारे पास जैसे येलो था, अगर ये सीरीज हमें आ गया और क्वेश्चन अगर इसका आता है हमारे सामने बोर्ड में, तो चाहे एक या 2 नंबर का ही क्वेश्चन होता है, तो हमें अगर ये वाला पूरा याद है तो हम इसके हेल्प से हम आगे का आंसर कर सकते हैं। और इसके अलावा हमें पता है गोल्ड का 5%, ठीक है, सिल्वर का 10%, और साथ में अदर का नॉन का हमें 20% ले लेना है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले हम बता देते चाहे बी, यहाँ पे जैसे येलो था तो येलो पे आ जाइए 4 लिख दिया हमने, फिर वायलेट यहाँ पे आ जाइए V7 ले लिया, और यहाँ ब्राउन का देखिए, यहाँ ब्राउन कहाँ है, ब्राउन ये रहा, इसका अब सिग्निफिकेंट फिगर लेना है यानी 10 टू द पावर 1, और तीसरा में लेना है प्लस माइनस, और ये गोल्ड है यानी कि 5% इसमें ऐड कर देंगे। तो इस तरीके से हमें उम्मीद है आप ये कलर कोड कार्बन रेसिस्टेंस आप समझ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर पे हम डिस्कशन करना चाहते हैं। चलिए आइए देखते हैं। आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड पावर के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे इलेक्ट्रिक एनर्जी होता क्या है। देखिए अगर ऐसा है कि अगर मान लीजिए अगर एक वायर से करंट पास करा देते हैं हम, देखिए जैसे मान लीजिए एक वायर हो गया कि इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमने ले लिया, यहां से मान लीजिए हमने करंट आई पास करा दिया इसमें, ठीक है। अगर वायर से करंट पास करता है तो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से टकराता है। सिंपल सी बात है कि यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से क्या होगा, कोलाइड होगा। ये सभी इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, एक दूसरे से कोलाइड करके आगे बढ़ते हैं। तो कोलिजन होने की वजह से क्या होता है बताइए, इस कोलिजन से जितना ज्यादा कोलिजन होगा उतना ही ज्यादा ये एनर्जी क्या होगा, एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। वास्तव में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट यहाँ पे हो रहा है, मूवमेंट होने के साथ में उसके पास एक काइनेटिक एनर्जी होगा, और उस काइनेटिक एनर्जी का यूज किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, वो तो वो हो जा रहा है हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो हम कहेंगे यहाँ पे एक्चुअली इसका डेफिनेशन लिखेंगे इलेक्ट्रिक एनर्जी का, और तो हम आगे बताते हैं कि यहाँ पे एक्चुअली हम क्या क्या करना चाहते हैं। तो एक काम करते हैं, ऐसा करते हैं कि हम यहाँ से लिखते हैं ए रेसिस्टर ऑफ रेसिस्टेंस आर ले लेते हैं, कैपिटल का आर ले लेते हैं हम, ठीक है। एंड करंट जो हमने ले लिया आई, पासिंग थ्रू इट, एंड इन दोनों के बीच में हमने कुछ ना कुछ पोटेंशियल तो रखा होगा, एक बैटरी लगाया ही होगा, और उस बैटरी का जो भी वैल्यू रहा होगा वो उसका पोटेंशियल, अप्लाइड पोटेंशियल कहलाता है। तो क्या लिखा, एंड अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस वी ले लेते हैं। अब एक बात बताइए, टोटल चार्ज यहां से जो पास करेगा टाइम टी में कितना होगा, अगर हम यहां लिख दें टोटल चार्ज पासिंग थ्रू इट इन टाइम टी। तो हम जानते हैं कि आई इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन टी होता है। तो यहां से चार्ज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, आई इंटू
टी। हमने काइनेटिक एनर्जी आपको पहले पढ़ाया हुआ है, कितना पढ़ाया हुआ है, यहां से देखिए हम काइनेटिक एनर्जी का यहाँ पे फॉर्मूला लिख दे रहे हैं कि आगे नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं और लिखते हैं इफ चार्ज इज मूविंग थ्रू कंडक्टर चार्ज पास कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी कुछ ना कुछ रहा होगा। तो काइनेटिक एनर्जी हम यहां से क्या लिख सकते हैं, K इक्वल टू हमने पढ़ाया था कि वो K इक्वल टू कितना होता है, तो चार्ज और पोटेंशियल का प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो हम यहां से Q के जगह पे क्या लिख देंगे, I T और V तो है ही, Q इक्वल टू अभी निकाले हैं I और T का प्रोडक्ट और V यही यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जा रहा है, तो हम कहेंगे हीट एनर्जी में। काइनेटिक एनर्जी एक्चुअली किसमें कन्वर्ट हो जा रहा है, तो हम कोई भी कहेगा कि यहाँ पे हीट एनर्जी में हो रहा है, साफ दिखाई दे रहा है, इसी बात पे तो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो लिखेंगे दैट इज दिस काइनेटिक एनर्जी converted into the heat energy और ये हीट एनर्जी किसके इक्वल हो जाएगा, वी आई टी के इक्वल, और इसको किस में लिखेंगे, जूल में लिख देंगे। एनी प्रॉब्लम, उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके साथ और भी कुछ हमें पता है, V इक्वल टू आई आर ओम्स लॉ से, तो V के जगह पे आई आर रख देंगे। तो हीट का फॉर्मूला यहाँ से क्या हो जाएगा, V के जगह पे आई रखते हैं ही आई स्क्वायर आर इंटू टी हो जाएगा, ये दूसरा फॉर्मूला हो गया। अगर इसी में अगर हम I के जगह पे V अपॉन आर पुट कर देते तो ये क्या आ जाता है, यहाँ से I के जगह पे V अपॉन आर, तो यहाँ से आ जाता है V स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। ये भी हीट का हमारा फॉर्मूला रहा। उम्मीद करते हैं आपको ये पूरा डेफिनेशन और इसका डेरिवेशन आपको समझ में आ गया है। मेनली क्लास 10th में भी हमने कुछ इसी तरीके से आपको समझाया था, लेकिन ये इतना मुश्किल नहीं है। आगे बढ़ते हैं और अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसे बोले इलेक्ट्रिक पावर। तो आइए देखते हैं, इलेक्ट्रिक पावर आपके सामने है। सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक पावर आपको याद होगा, हम लोगों ने पावर समझा जानते हैं हम लोग क्लास 9 से पावर क्या होता है। तो द रेट ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है, द रेट ऑफ डूइंग वर्क को ही हम क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रिक पावर, यानी वर्क अपॉन टाइम को ही पावर बोल दिया जाता है। वहां पे पावर हम यहाँ पे एनर्जी के टर्म में बोल देते हैं, जितना एनर्जी डिसिपेटेड होता है पर यूनिट टाइम, हम उसको भी पावर यहाँ पे बोल सकते हैं। तो हम लिख रहे हैं कि द एनर्जी dissipated per unit time ठीक है, हम इसको बहुत गहराई में क्या यहाँ लिखेंगे, वर्क अपॉन चेंज इन टाइम। अभी वर्क हमारा निकला था, काइनेटिक एनर्जी एक वर्क का ही फॉर्मूला होता है। तो हमने आपको समझाया था हम वर्क की जगह पे क्या पुट कर सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं वी आई और डेल्टा टी। तो इस तरीके से पावर इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी आई और डेल्टा टी अपॉन डेल्टा टी। यहाँ से ये कटते हुए दिखाई दिया, पावर इक्वल टू हमें मिल गया वी आई। अब यहाँ से भी देखिए ये तो पावर हो गया हमारा, लेकिन हम यहाँ से एक बात कहेंगे, V इक्वल टू आई आर होता है। तो यहाँ पे पावर का फॉर्मूला क्या कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे V के जगह पे आई आर रखिएगा, P इक्वल टू आई स्क्वायर आर, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अगर हम I के जगह पे V अपॉन आर लिख दें तो पावर का फॉर्मूला आ जाएगा हमारा V स्क्वायर अपॉन आर। तो उम्मीद करते हैं आपको ये तीनों फॉर्मूला समझ में आ गया, यानी पावर इक्वल टू हमने वी आई पढ़ा,
आई स्क्वायर आर पढ़ा और वी स्क्वायर अपॉन आर, ये तीन फॉर्मूला यहाँ पे हमें पावर का मिला। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। इस टॉपिक में हम गिने चुने कुछ एग्जाम्पल लेकर आए हुए हैं जो रह गया था। बाकी पिछले वीडियो में हमने आपको काफी कंसेप्ट इस वीडियो में हमने इस चैप्टर का बताया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। टेम्परेचर डिपेंडेंट ऑफ रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी किस तरीके से टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, हम इस बात को समझेंगे और इसके बारे में कुछ नोट्स हम आपको बताएंगे। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेसिस्टिविटी। और देखिए इसमें हम क्या आपको बता रहे हैं। सबसे पहले ये बताइए कि रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है। उम्मीद करते हैं आपको अभी तक याद होगा, m अपॉन एन ई स्क्वायर और यहाँ रिलैक्सेशन टाइम। n क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये, या इसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी आप कह सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे मेनली किसी भी वायर की अगर हम बात करें, देखिए ये वायर है और इस वायर में सो मेनी इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब टेम्परेचर को किस तरीके से हम समझें कि वास्तव में ये वर्क कैसा करता है और टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा। एक्चुअली अगर सबसे पहले हम कहें कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा, तो ये गलत होगा। यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये क्या है, इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट है, कितना भी आप हीट बढ़ाइए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा नहीं। लेकिन एक बात तो हम कह सकते हैं कि जैसे ही इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगा, ये वाइब्रेट जो है ज्यादा करेगा। सिंपल सी बात है, अगर ज्यादा वाइब्रेट करेगा तो वाइब्रेशन से जो रिलैक्सेशन टाइम जो ज्यादा था अब वो कम हो जाएगा। इसीलिए फास्ट वाइब्रेट करने की वजह से रिलैक्सेशन टाइम जो है, जो मान लीजिए कि पहले 1 सेकंड बाद कोलाइड कर रहा था, वो 1/2 सेकंड बाद ही कोलिजन होने लगेगा। यानी कि टाइम क्या हो रहा है, रिलैक्सेशन टाइम कम होते जाएगा। और रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज करेगा तो यहाँ देखिए रो तो बढ़ ही रहा है। तो हम इन सभी चीजों को जो यहाँ पे डिपेंडेंस आपको दिखाई दे रहा है या यहाँ से पॉसिबल है, हम उन सब चीजों को यहाँ पे एक एक करके लिख देते हैं, जिससे आपको ये ध्यान रहे। मेनली आपको ये समझ में आ गया होगा कि टेम्परेचर बढ़ाने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वाइब्रेशन वहां पे बढ़ने लगता है। और वाइब्रेशन बढ़ेगा तो एक्चुअली रिलैक्सेशन टाइम जो कम होने लगता है। कोलिजन ज्यादा फास्ट होगा तो रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा, ऑटोमेटिक कम होने लगेगा। तो इस बात से हम शुरुआत कर रहे हैं कि अगर कहें हम कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन independent of temperature but its temperature increases the speed of free electron increases and vibration of metals ion इंक्रीजेस। यहाँ पे मेटल आयंस का वाइब्रेशन क्या होगा, बिल्कुल इंक्रीज कर जाएगा। इस वजह से क्या होगा, कोलिजन जो होना है तो कहेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन कोलाइड्स मूव फ्रीक्वेंटली विद द मेटल आयंस। हम यहाँ लिखेंगे कि फ्री इलेक्ट्रॉन कोलाइड more frequently with the metal ions.
तो यहाँ पे क्या होगा, जो रिलैक्सेशन टाइम है वो क्या होगा, कम होने का, कम होने से रेसिस्टिविटी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो लिखेंगे इट मीन्स कोलिजन टाइम एंड कोलिजन टाइम टाउ, रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, डिक्रीज हो जाएगा। तो यहां से क्या लिख सकते हैं, उम्मीद करते हैं ये आपको कंडीशन समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात इसी में अगर आगे बढ़े तो लिखेंगे कंडक्टिविटी डिक्रीज with the increase in temperature। उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। अब देखो यहाँ पे हम क्या करना चाहते हैं कि इसका एक फॉर्मूला है जिसे आपको ध्यान रखना है। हम इसका प्रूफ यहाँ पे नहीं बताएंगे आपको, जैसे कि यहाँ पे रेसिस्टिविटी एट टी टाइम पे अगर बात करें तो यहाँ पे इनिशियली यानी कि नोट लगा देते हैं 1 प्लस अल्फा और टी माइनस टी नोट। अब ये क्या है, तो ये टी टाइम है और ये सॉरी टी टेम्परेचर है, ये टी नोट यानी इनिशियल टेम्परेचर की बात यहाँ पे की जा रही है। ये आपका फॉर्मूला रहा, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, ये क्लास 8-9 से ही आपका चलते आ रहा है। हम यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, रेसिस्टिविटी और अल्फा को कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी। साथ में ही यहाँ पे क्या लिख देंगे, ये हुआ रेसिस्टेंस जिस पे डिपेंड करता है। उम्मीद करते हैं ये आपको याद रहेगा कि यहाँ पे रेसिस्टेंस एट टाइम टी हम लिख देते हैं इस पॉइंट को, एट टी डिग्री सेल्सियस, साथ में 0 डिग्री सेल्सियस और टी इक्वल टू राइज इन टेम्परेचर। उम्मीद करते हैं ये आपको कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर ये आपको क्लियर हुआ और आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो कृपया इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए और साथ में बेल बटन भी दबा दीजिए जिससे आपको लगातार वीडियो मिलता रहे।